हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज हम बात करने जा रहे हैं आपके स्किल लेवल के वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी कि जिसे आप बोलते हैं FR, ठीक है, और जिसका कोड है F7, ठीक है। इसके सिलेबस के बारे में है ये वीडियो। सर सिलेबस तो हमको पता है, जी हाँ, आपको सिलेबस शायद पता है, लेकिन आज मैं आपको इसकी डिटेल सिलेबस के बारे में बताऊंगा। एक एक चैप्टर या एक एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इस सब्जेक्ट के अंदर कवर किया जाता है वो सब कुछ यहाँ पे आपको बताया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं या केस स्टडी बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ से डिस्क्रिप्टिव आने वाला है। तो उसके हिसाब से आप अपनी स्टडीज कर सकते हैं और फोकस कर सकते हैं। चलिए, सिलेबस देखने से पहले एक चीज समझ लीजिए कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एग्जाम होता है, ठीक है, वो 3 सेक्शंस में होता है। इसका जो पेपर आता है, सेक्शन A, B एंड C। सेक्शन ए आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें सिंगल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन जो सेक्शन बी है वो आपका केस स्टडी बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, और सेक्शन सी आपको पता ही है, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और ऐड कर दूं कि जो डिस्क्रिप्टिव है वो आपका 40 मार्क्स का है, और ये दोनों मिला के 60 मार्क्स। तो इस तरह से आपके पूरे 100 मार्क्स बन जाते हैं। चलिए, अब थोड़ा सिलेबस पे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सिलेबस में है वो है कंसेप्चुअल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है। तो पूरा का पूरा थ्योरी है, ठीक है, लेकिन यस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चे इस चैप्टर को नहीं करते, थ्योरी समझ के छोड़ देते हैं या बेसिक समझ के छोड़ देते हैं, और यही इसके ऊपर एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव में भी कुछ पूछा जा सकता है आपसे, और केस स्टडी और MCQs में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद IAS 1, ओके, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1, जिसके अंदर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट्स दिए गए हैं, ठीक है। यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कैसा होगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L कैसा होगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कैसा होगा, आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसा होगा, उन सब के यहाँ पे आपको फॉर्मेट दिए गए और उससे रिलेटेड चीजें समझाई गई हैं, ठीक है। उसके बाद आता है टेंजिबल नॉन करेंट एसेट। अब ध्यान सुनना, टेंजिबल नॉन करेंट एसेट के अंदर आप IAS 16 पढ़ेंगे, आप IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, आप IAS 23 भी यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। और इनटेंजिबल नॉन करेंट एसेट, ये आपका इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 38। उसके बाद इंपेयरमेंट ऑफ एसेट, ये आपका इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 36। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी मैंने स्टैंडर्ड्स अभी बताए आपको, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये सारे के सारे नॉन करेंट एसेट से जनरली रिलेटेड है, ठीक है। और फिर आता है आपका नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, जो कि है आपका IFRS यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड नंबर 5, IFRS नंबर 5, ठीक है। तो इस बोर्ड पे आप जितने भी स्टैंडर्ड देख रहे हैं IAS 1 छोड़ के, वो सारे के सारे आपके नॉन करंट एसेट से ही रिलेटेड है, एंड ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर द एग्जाम। चलिए, सिलेबस की गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद आप पढ़ेंगे लीज, ठीक है। लीज में कहूंगा यस, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसमें आपको जो ऑपरेटिंग लीज है, सॉरी, जो लेसी के पॉइंट, लेसर लेसी होते हैं, लेसी के पॉइंट से जो अकाउंटिंग है वो सिखाई जाती है। अर्निंग पर शेयर आप देखेंगे, ठीक है, ये है आपका इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 33। टैक्सेशन देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। रेवेन्यू आप पढ़ने वाले हैं, ये आपका IFRS 15, एंड ये है आपका IAS 12, ओके। एंड प्रोविजंस, ठीक है, IAS 37, ठीक है। तो यहां जितने भी स्क्रीन पे आपको स्टैंडर्ड्स दिख रहे हैं, चैप्टर दिख रहे हैं, इसमें से मैं बोलूंगा लीज, अर्निंग पर शेयर, रेवेन्यू, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आप बिल्कुल एक्सपेक्ट करिए इसमें से क्वेश्चन मिलेगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे आखिरी के जो 3 हैं, ओके, आखिरी के जो 3 चैप्टर्स मैं आपको बताने वाला हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले कंसोलिडेशन, और कंसोलिडेशन आपको नॉलेज लेवल पे तो काफी बेसिक था, यहां पे नहीं है, यहां पे आपको कंसोलिडेशन काफी डिटेल मिलेगा विद सो मेनी एडजस्टमेंट्स, ठीक है। उसके बाद सिंगल एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाए जाते हैं। अगर आपको याद होगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट है वो IAS 1 के अंदर बताया गया है, ठीक है, वही उसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको यहां मिलेंगे, सिंगल एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप पढ़ेंगे इंटरप्रिटेशन, यानी कि रेशियो एनालिसिस। यहां पे आपको सिर्फ रेशियो निकालने नहीं होते हैं कि हाँ आपने GP रेशियो निकाल दिया, आपने NP रेशियो निकाल दिया, डेट इक्विटी रेशियो निकाल दिया, नहीं, उसका इंटरप्रिटेशन ज्यादा मार्क्स लेके आता है,
ठीक है, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एग्जाम में जो मैंने आपको बताया था जो सेक्शन सी है 40 मार्क्स का, वो इन्हीं 3 टॉपिक्स में से आता है। ठीक है, तो इन्हीं 3 टॉपिक्स में से आपके 40 मार्क्स का पेपर आने वाला है। तो मुझे लगता है इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता कि एग्जाम से पहले ही पता है कि इन 3 टॉपिक में से 40 मार्क्स का आना है। तो ऑब्वियसली ये 3 चैप्टर आपको पहले करने चाहिए। लेकिन एक समस्या है, क्या? सिंगल एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने से पहले आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि ईपीएस कैसे निकलता है, लीज की अकाउंटिंग कैसे होती है, रेवेन्यू कैसे हम करते हैं, ठीक है, और जो आपके टेंजिबल नॉन करेंट एसेट या इनटेंजिबल एसेट है उनकी अकाउंटिंग कैसे होती है, तभी आप सिंगल एंटिटी कर पाएंगे। तो मेरा सजेशन ये है कि जो मैंने सीक्वेंस बताई है, प्लीज इस सीक्वेंस में अपने चैप्टर्स को कवर करिए, ठीक है, और लास्ट में आप इन तीनों पे आइए। हाँ, यहां पे ये सिंगल एंटिटी आप पहले कर सकते हैं, कंसोलिडेशन बाद में कर सकते हैं, और लास्ट में इंटरप्रिटेशन उठाया जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सिलेबस। तो अगर आप चाहते हैं एग्जाम में थोड़ा सा स्मार्टली काम करें और पास हो जाएं अच्छे मार्क्स से, तो जो सीक्वेंस बताइए उसका ध्यान रखिए और उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए। ओके, एंड अगर आप चैनल पे नए हैं, ठीक है, तो आपको पता है क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस तरह की और भी कई सारी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे जा चुकी हैं और भी कई सारी वीडियोस चैनल पे आने वाली हैं। ठीक है, और बहुत जल्दी ही हम अपने चैनल पे जो ACCA की कॉन्सेप्ट रिकॉर्डिंग्स हैं वो भी आपके लिए लेके आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसका पूरा बेनिफिट लीजिए।